वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास सीबीएसई ज्योग्राफी के अध्याय 7 परिवहन एवं संचार के भाग 1 को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आशा है आप पूरे ध्यान से, पूरा मन लगाकर इसे समझने का प्रयास करेंगे। पाठ का नाम है परिवहन एवं संचार। ये पाठ का प्रत्यय है जो आज हमें इस पार्ट 1 में आपके साथ डिस्कस करना है। परिवहन, परिवहन की विधाई, सड़क परिवहन, सड़कें, यातायात प्रवाह, महामार्ग, सीमावर्ती सड़कें और उसके बाद फिर रेल मार्ग। रेल मार्ग में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार साइबेरियन रेल मार्ग, पार कैनेडियन रेल मार्ग, संघ और प्रशांत रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग और ओरिएंट एक्सप्रेस। ये हम इस पार्ट 1 में आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। परिवहन, परिवहन क्या होता है? परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं। व्यक्तियों को या वस्तुओं को, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को परिवहन कहा जाता है, जिसमें मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें परिवहन के लिए मनुष्य भी प्रयोग किए जाते हैं। बहुत सी जगह पर तांगे में या रिक्शे में मनुष्य जुटते हैं, वो खींच के ले जाते हैं। पशुओं का तरीका पुराना है ही। मनुष्य ने सबसे पहले अपने आप को, उसके बाद फिर पशुओं को भार ढोने के लिए प्रयोग किया था, ठीक है। और उसके बाद फिर विभिन्न प्रकार की गाड़ियां, जब इंजन और पहिए का आविष्कार हो गया तो फिर गाड़ियां बन गई और उन गाड़ियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। ऐसा गमन आगमन स्थल, जल एवं वायु में होता है। ये गमन और आगमन, जाना और आना, ये जो है स्थल भाग पर भी होता है, जल भाग पर भी होता है और वायु में भी होता है, ठीक है। परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित सेवा उद्योग है। देखिए, समाज की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। हर एक व्यक्ति को अपने यहाँ जो तैयार और उत्पादित माल है उसको दूसरी जगह भेजना है और वहां से अपनी आवश्यकता के अनुसार तैयार और उत्पादित माल लेकर के आना है, तभी उसकी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी होती है। तो उनकी संतुष्टि के लिए रचा गया परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग है, ठीक है। प्रत्येक देश ने प्रतिरक्षा उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार से परिवहन का विकास किया है। अब प्रत्येक देश अपने देश की सुरक्षा के लिए दूसरे देश से, यदि मान लो कभी युद्ध होता है, तो अपने देश की सुरक्षा के लिए भी उन्होंने परिवहन का विकास किया है, क्योंकि सेना को ले जाने के लिए, लाने के लिए, सेना की जरूरत की चीजों को ले जाने लाने के लिए परिवहन की जरूरत पड़ती है। तो प्रत्येक देश ने भी परिवहन का विकास किया है। इसीलिए अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। अनेक स्थान जब सड़क से जुड़ते हैं, अनेक स्थान जिन्हें नोड कहा जाता है, जब जिस सड़क से वो जुड़ते हैं उसे योजक कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जो नोड हैं उनको जिस सड़क से जोड़ा जाता है उसे योजक कहते हैं। और नोड और योजक का ये जो जाल है ये परिवहन जाल कहलाता है। तो परिवहन जाल प्रत्येक देश में है, जो है मार्गों की श्रेणियां भिन्न है। कहीं कच्ची सड़कें हैं, कहीं पक्की सड़कें हैं, कहीं महामार्ग हैं, कहीं राजमार्ग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से परिवहन के साधन हर देश के अंदर हैं क्योंकि वो मानव की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन उनकी श्रेणियां अलग अलग हैं। विकसित राष्ट्रों में सड़क की क्वालिटी अलग होती है सड़कों की, और जो विकासशील देश है उनमें सड़कों की क्वालिटी अलग होती है। देखिए, ये एक परंपरागत साधन है। एक घोड़ा तांगा है, उसमें बैठ करके लोग यात्रा कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। तो ये भी एक पुराना और परंपरागत साधन परिवहन का है, तांगा, घोड़ा तांगा। अब ये देखिए, ये आधुनिक साधन है परिवहन के। ये सड़क बनी हुई है, सड़क पर विभिन्न प्रकार की कारें हैं, ऑटो हैं, स्कूटर हैं, ठीक है, बस हैं। तो ये सब जो है सड़क पर चल रही हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये सड़कें जो दो नोड को आपस में जोड़ती हैं ये योजक कहलाती हैं। और नोड वो जगह होती है जहां एक उद्गम स्थल होता है और दूसरा गंतव्य स्थल होता है, अर्थात जहां से हम निकलते हैं वह उद्गम स्थल कहलाता है और जिस स्थान पर हम पहुंचते हैं
वह जो है गंतव्य स्थल कहलाता है। तो ये योजक और गंतव्य दोनों जो होते हैं इनको नोड कहा जाता है, और इन नोड को जो जोड़ने वाली सड़क होती है उसको हम योजक कहते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो योजक होते हैं वो सब मिलकर के सड़क तंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखिए परिवहन की विधाएं क्या क्या है। विश्व परिवहन की प्रमुख विधाएं स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन है। ये चार चीजें हैं। स्थल से परिवहन होता है, जल से परिवहन होता है, वायु से परिवहन होता है और पाइपलाइनों से परिवहन होता है। किसी विधा की सार्थकता परिवहित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का प्रकार, परिवहन की लागत और उपलब्ध विधा पर निर्भर करती है। कौन सी विधा जो है ज्यादा सार्थक है, तो उसको हम कैसे माने कि कौन सी विधा, स्थल का परिवहन ज्यादा सार्थक है, जल का परिवहन ज्यादा सार्थक है, वायु का परिवहन ज्यादा सार्थक है या पाइपलाइन ज्यादा सार्थक है, इसको हम कैसे जाने। तो इसको जानने के लिए क्या है, परिवहित की जाने वाली वस्तुएं और सेवाओं के प्रकार, परिवहन की लागत और उपलब्ध विधा पर निर्भर करती है। ठीक है। अब जैसे भारी माल है, ज्यादा माल है, तो उसके लिए स्थल का रेल मार्ग सबसे उपयुक्त माना जाता है, और दूसरे देशों में ले जाया जा रहा है तो जल मार्ग को उपयुक्त माना जाता है। यदि कम माल है और जल्दी पहुंचाना है तो वायु को ज्यादा प्रमुखता दी जाती है, और जल है, पेट्रोलियम है, गैस है, ठीक है, इनके लिए पाइपलाइन को ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो हर विधा की अपनी अपनी अलग सार्थकता है। वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय संचालन का निपटान भारवाही जलयानों द्वारा किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय संचालन, एक देश से दूसरे देश के लिए जो संचालन होता है उसको ज्यादातर जलयानों द्वारा किया जाता है। सड़क परिवहन सस्ता एवं तीव्रगामी है, लेकिन किसी देश के भीतर स्थूल पदार्थों के लिए के विशाल परिमाण को लंबी दूरियों तक परिवहन करने के लिए रेल सर्वाधिक अनुकूल साधन है। ठीक है। यदि माल ज्यादा है, उसका विशाल परिमाण है और लंबी दूरी तक ले जाना है, तो सड़क मार्ग की अपेक्षा रेल मार्ग को ज्यादा अनुकूल माना जाता है। सड़क परिवहन, अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिकांश संचालन स्थल पर होता है। मानव स्वयं के बाद पशुओं को बोझा ढोने के लिए प्रयोग करने लगा। पहले मानव बोझा खुद ढोया करता था। ठीक है। आज भी आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो है कृषि उत्पादों को अपने सिर पर ही रख करके अपने घर ले जाते लाते हैं। ठीक है, या बाजार में ले जाते लाते हैं। ठीक है। तो अब रेलवे स्टेशन पर भी आपने देखा होगा कि आपके सामान को ढोने के लिए, रेलगाड़ी में रखने के लिए और वहां से लेकर के बाहर के वाहन में रखने के लिए कुली लोग होते हैं। ठीक है। तो ये का स्वयं का बोझा ढोने का ये प्रक्रम है, बहुत लंबे समय तक चला, आज भी चल रहा है कुछ जगहों पर, लेकिन उसके बाद में फिर उसने पशुओं को बोझा ढोने के लिए प्रयोग करना शुरू किया। पहिए के आविष्कार के साथ गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया। जब पहिए का आविष्कार हो गया तो उसकी गाड़ियां बनाई गई। ठीक है। तो उसमें फिर माल को गाड़ियों में रख करके ढोया जाने लगा। लेकिन परिवहन की में क्रांति 18वीं सदी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। जब भाप का इंजन इंग्लैंड में जेम्स वाट ने जब उसका आविष्कार कर लिया, तो उसके बाद में परिवहन में क्रांति आई। पहला सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन स्टॉक और डार्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ था। पहला सार्वजनिक रेल मार्ग, क्योंकि इंजन का आविष्कार भी इंग्लैंड में ही हुआ था। तो उन्होंने जो पहली रेल लाइन बनाई, उस पहली रेल लाइन को उन्होंने 1825 में स्टॉकटन स्टॉक से डार्लिंगटन तक इसको प्रारंभ किया। उसके बाद से रेल मार्ग, अब आपको याद रहेगा ये स्टॉकटन स्टॉक, देखिए ये स्टॉकटन स्टॉक से डार्लिंगटन तक कब, 1825 में, कहाँ, उत्तरी इंग्लैंड। ठीक है। पहली रेल लाइन चली थी, और भारत में पहली रेल लाइन 1853 में चली थी, बॉम्बे से लेकर के थाने तक। उसके बाद से रेल मार्ग परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्रतम प्रकार बन गए। ठीक है। रेल मार्ग जो है परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय, सबसे ज्यादा लोकप्रिय रेल मार्ग हो गए, और तीव्रतम भी हो गए, तेजी से चलने वाले भी। रेल मार्गों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक महाद्वीपीय क्षेत्रों को वाणिज्यिक, अन्न, कृषि, खनन और विनिर्माण के लिए खोल दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले किनारे किनारों पर लोग बसे थे,
अंदर के मालों, अंदर के जो पदार्थ थे, जो वस्तुएं थी, उनको ढोने ढाने में उनको दिक्कत आती थी। लेकिन जब ये रेलवे लाइन बन गई तो उनकी पहुंच अंदरूनी भाग तक हो गई, उनकी पहुंच अंदरूनी भाग तक हो गई, और वो अंदर के भागों का के अन्न को, कृषि से उत्पादित वस्तुओं को, खनन को, ये बहुत सारी चीजों को वो प्रयोग करने लगे। अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने सड़कों की गुणवत्ता और उन पर चलने वाले वाहन, कार, ट्रक आदि के संदर्भ में सड़क परिवहन में क्रांति ला दी। जब अंतर्दहन इंजन का आविष्कार हुआ तो उससे क्या हुआ है, सड़कों की गुणवत्ता और उन पर चलने वाले वाहन, जिसमें कार, ट्रक आदि के संदर्भ में सड़क परिवहन में क्रांति ला दी। फिर सड़कें उसी हिसाब से अच्छी बनने लग गई। पाइपलाइनों के द्वारा खनिज तेल, जल, अवमल, नालीमल को परिवहित किया जाने लगा। ठीक है, खनिज तेल पाइपलाइनों के द्वारा, जल की आपूर्ति पाइपलाइनों के द्वारा, और जो गंदगी थी मनुष्य की, जो अवमल था या जो नालियां थी, उनमें भी पाइपलाइनों का प्रयोग किया जाने लगा। भारत और चीन में आज भी कुली बोझा ढोते हैं। कुली लोग जो हैं वो बोझा ढोते हैं, और उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और साइबेरिया के बर्फ से ढके स्थानों पर कुत्तों एवं रेंडियर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं। वहां पर मनुष्य जो है चलने में फिसलता है, तो कुत्ते और रेंडियर जो है वो बड़े आराम से बर्फ में उनके अपने पंजे फंस जाते हैं, और वो जो वाहन होते हैं उन्हें खींच ले जाते हैं। जब मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है, जहां रेगिस्तान होता है, वहां क्या होता है, वहां ऊंटों के कारवां चलते हैं, ऊंटों को इकट्ठा किया जाता है, उनसे माल को ढोया जाता है। तो आपने देखा कि परिवहन की बहुत सी विधाएं हैं जो मनुष्य के विकास के साथ साथ विकसित हो रही है। अब आप ये देखिए, ये भी परिवहन की एक विधा है। ये ऑस्ट्रिया की केबल कार है। ये एक बहुत बड़ा पिलर बनाया गया है, उस पर ये तार हैं विभिन्न तरह के, और उनमें ये केबल कार जो है जा रही है। तो इस केबल कार को भी उन स्थलों पर जहां सड़कें उड़के नहीं बनाई जा सकती, पर्वतीय क्षेत्र है, छोटी दूरी के लिए, सड़कों द्वारा माल का परिवहन इसलिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि इसके द्वारा घर से घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। सड़क से डोर टू डोर परिवहन किया जा सकता है, अर्थात एक घर से सामान को निकालकर दूसरे घर तक बड़े आराम से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, डोर टू डोर परिवहन सड़क के द्वारा किया जा सकता है, रेलवे के द्वारा नहीं किया जा सकता। रेलवे के द्वारा यदि आप परिवहन करोगे तो पहले सामान को आपको रेलवे स्टेशन तक लाना पड़ेगा, फिर ट्रेन में उसको लोड करना पड़ेगा, और ये वो गंतव्य स्थान तक पहुंच गया तो वहां से उसे उतार करके फिर अपने स्थान तक उसे ले जाने के लिए फिर कोई परिवहन का साधन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह से सड़क परिवहन और रेल परिवहन में ये अंतर है। सड़क परिवहन डोर टू डोर है, घर से उठाओ घर तक पहुंचाओ। यद्यपि सड़क परिवहन वर्षा ऋतु में भारी वर्षा एवं बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, फिर भी सड़कें किसी भी देश के व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सड़कों के द्वारा ही व्यापार और वाणिज्य किया जाता है, और पर्यटन भी सड़कों के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि सड़कें हर स्थान तक आराम से पहुंच सकती हैं। विकसित एवं विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। सड़कों की गुणवत्ता, सड़क किस तरह की बन रही है, ये विकसित और विकासशील देशों में इसका अंतर है, क्योंकि उनके निर्माण और रखरखाव पर भारी खर्च आता है। विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई 150 लाख किलोमीटर है। कितनी है? 150 लाख किलोमीटर। 150 लाख किलोमीटर कुल सड़कें विश्व की, जिसका 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। यानी इस 150 लाख किलोमीटर का 33% भाग का मतलब हो गया 50 लाख। 50 लाख किलोमीटर केवल उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अब यातायात प्रवाह किसे कहते हैं? पिछले कुछ वर्षों में सड़कों पर यातायात में नाटकीय वृद्धि हुई है। जब सड़क तंत्र यातायात की जरूरतों के अनुरूप विकसित ना हो पाए तो सड़कों पर संतुलन बढ़ जाता है। यातायात की जरूरतें ज्यादा हो जाए, सड़कें कम हों, तो सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ जाती है, जिसे संकुलन कहते हैं। ठीक है, यातायात के सीड्स और गर्त सड़कों पर दिन के विशेष समय पर देखे जा सकते हैं। यातायात के सीड्स
यातायात के शीर्ष वो होते हैं जब बहुत अधिक यातायात सड़क पर दिखाई देता है, ठीक है, तो उसे शीर्ष समय कहते हैं। और गर्त वो होते हैं जब सड़कें खाली होती हैं, ठीक है। तो यातायात के शीर्ष और गर्त सड़कों पर दिन के विशेष समय पर देखे जा सकते हैं। आज विश्व के अधिकांश नगर सड़कों पर पाए जाने वाले यातायात संकुलता की समस्या का सामना कर रहे हैं। महामार्ग, दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें महामार्ग कहलाती हैं। इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि यातायात अबाधित रूप से चल सके। ये जो महामार्ग है, जिनके एक्सप्रेस वे कहते हैं, ये एक्सप्रेस वे इस तरह से बनाए जाते हैं कि यहाँ वाहनों को रोकने की जरूरत नहीं पड़े। एक्सप्रेस वे किसी भी महानगर में होकर के नहीं निकाले जाते, महानगरों से दूर होकर के निकाले जाते हैं और एक लिंक रोड बनाकर उसे महानगरों से जोड़ा जाता है, ठीक है। यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन बनाई जाती है उसमें, ठीक है। हर एक एक्सप्रेस वे को कम से कम डबल बनाया जाता है और डबल में भी वो 3 हिस्सों में बटी हुई होती है, ठीक है। बीच में जो वाहन चलते हैं वो सबसे तीव्रगामी होते हैं और दाहिनी और बाईं तरफ के जो वाहन चलते हैं वो वाहन ओवरटेक करने के लिए होते हैं। वो सड़क जो है ओवरटेक करने के लिए होती है। यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन, पुल, फ्लाईओवर और दोहरी परिवहन मार्गों से युक्त है। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क होती है महामार्ग की। एक्सप्रेस वे जो होता है उसकी जो सड़क होती है वो 80 मीटर चौड़ी होती है, ठीक। अब देखिए, ये एक महामार्ग है। इसमें आपने देखा कि अलग अलग जगह है और अलग अलग वाहन अलग अलग दिशा में होकर के जा रहे हैं और ये डबल है। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व तो उच्च है, लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 0.65 किलोमीटर का महामार्ग है। प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बताया ना मैंने, किसी भी महानगर में होकर के या नगर में होकर के महामार्ग को नहीं निकाला जाता, उससे महामार्ग दूर होते हैं और उनके लिए एक लिंक रोड बना दी जाती है। अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागरीय तट और पूर्व में अटलांट महासागरीय तट स्थित नगर भली प्रकार से जुड़े हुए हैं। यानी अमेरिका का पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग आपस में जुड़ा हुआ है, वहां रोड बने हुए हैं और रेल बनी हुई है। उसी प्रकार कनाडा के नगर दक्षिण में मैक्सिको के नगरों से जुड़े हुए हैं। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। तो इस तरीके से उत्तरी अमेरिका में जहां लगभग 50 लाख किलोमीटर सड़कें बनी हुई हैं, महामार्ग बने हुए हैं, ठीक है, तो वो इस प्रकार एक दूसरे को जोड़ते हैं। निर्माणाधीन पान अमेरिकन महामार्ग, ये पान अमेरिकन महामार्ग ऐसा महामार्ग बनने का प्रस्तावित है जो उत्तरी अमेरिका के कनाडा से लेकर के दक्षिण अमेरिका के लास्ट तक एक ही महामार्ग बनेगा, ठीक है। ये अभी बना नहीं है लेकिन बन रहा है ये। यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या तथा महामार्गों की सुविकसित जाल पाया जाता है। यूरोप में, रूस में मास्को को धुरी मानकर सड़कों का सघन जाल विकसित हुआ है, रूस में भी। लेकिन रूस एक बहुत बड़ा देश है, उसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत अधिक है, इसलिए वहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करने के लिए रेलवे लाइनों को ज्यादा महत्व दिया गया है, ठीक है। ये देखिए, ये भी एक एक्सप्रेस वे है और डबल के साथ साथ हर एक के भी 3 हिस्से किए गए हैं, ठीक है। तो जो मेन वाहन है वो इस पे चलते हैं, ओवरटेक करने के लिए सड़क का प्रयोग किया जाता है, छोटे वाहन इस पे चलते हैं। तो इस तरीके से ये अबाधित रूप से चलते रहते हैं। इन पे लाइट वाइट सबकी व्यवस्था की गई है। रूस में मास्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग पूर्व में स्थित प्रदेश की सेवा करता है। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्गों की अपेक्षा रेल मार्ग ज्यादा लोकप्रिय है, मैंने अभी आपको बताया था। चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं, यानी आपस में क्रॉस करते हैं।
सांसो, संगाई, क्वांगजाओ एवं बीजिंग को परस्पर जोड़ते हैं। एक नया महामार्ग तिब्बती क्षेत्र के चेंगडू और ल्हासा से जोड़ता है। यह भी नया बना है, जहां तिब्बत की जो कैपिटल थी ल्हासा, उसको चेंगडू को जोड़ते हुए उसे जोड़ा गया है। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज से प्रमुख महानगर नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को आपस में जोड़ा गया है। एक स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया गया है महामार्ग का, ठीक है, उसे भी आपस में जोड़ा गया है। अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर में अल्जीयर से गुनाया के कोनारकरी से जोड़ता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हर महाद्वीप में और हर देश जो है अपने यहाँ एक्सप्रेस वे महामार्ग जो है विकसित कर रहा है, जिससे ट्रैफिक जो है अबाधित रूप से पूरी स्पीड के साथ तीव्रगामी गति से चल सके। अब आती हैं सीमावर्ती सड़कें, यानी सीमा को जोड़ने वाली सड़कें। ये सड़कें सीमा के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आंतरिक प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि सीमा पर युद्ध होता है तो इन सड़कों के द्वारा ही आवागमन किया जाता है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग भी अंदरूनी भागों तक, राजधानी तक आ जा सकते हैं इनके द्वारा। सभी देशों में गांवों और सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें बनाई गई हैं, सीमावर्ती सड़कें। ये देखिए, चीन ने रेलवे लाइन बिछा दी है जो तिब्बत तक पहुंचती है, ठीक है, और उस पर ट्रेन भी आपको दिखाई दे रही है। तो चीन ने भी अपना सड़कों का जाल बिछा दिया है सीमावर्ती क्षेत्रों तक। अब रेल मार्ग है। रेल मार्ग लंबी दूरी तक स्थूल वस्तु और यात्रियों के स्थल परिवहन की विधा है। अब रेल लाइनों की चौड़ाई गेज प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है, जिन्हें सामान्यतः बड़ी यानी 1.5 मीटर यानी 2 पटरियों के बीच की जो चौड़ाई है उसको गेज कहते हैं। 2 पटरियों के बीच की जो चौड़ाई है उसको गेज कहा जाता है। तो अलग अलग गेज की रेल लाइन अलग अलग देशों में है, जिसमें सामान्यतः 1.5 मीटर से अधिक का गेज होता है। एक मानक गेज होता है 1.44 मीटर, और एक मीटर लाइन यानी उनके बीच की दूरी 1 मीटर होती है, और 1 मीटर से भी कम दूरी की पटरी होती है, उन्हें छोटी लाइन कहा जाता है। तो मानक लाइन का प्रयोग ब्रिटेन में किया जाता है, यानी 1.4444 मीटर की जो मानक लाइन है उसका प्रयोग ज्यादातर ब्रिटेन में किया जाता है। हमारे यहाँ ब्रॉड गेज ज्यादा चलती है, जो 1.56 मीटर चौड़ी होती है, ठीक है। मीटर गेज भी है हमारे यहाँ, लेकिन ज्यादातर हमारे यहाँ पर ब्रॉड गेज है। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग हैं, 13 लाख किलोमीटर लंबे। और विश्व में सड़कें कितनी लंबी हैं? 1,50,000 किलोमीटर लंबी। और रेल कितनी लंबी है? 13 लाख। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, यूरोप में, और यूरोप से ही रेल स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो यूरोप में ही सबसे ज्यादा सघन तंत्र पाया जाता है। लगभग 4.40 लाख किलोमीटर लंबा इसमें अधिकांश दोहरा अथवा बहुमार्गी है। जो रेल तंत्र है वो दोहरा है, यानी आने जाने की पटरी एक साथ बनी हुई है, और बहुमार्गी है, यानी दूसरे स्थानों से भी जुड़ा हुआ है। सबसे अधिक रेल मार्ग बेल्जियम में है, 6.5 वर्ग किलोमीटर में 1 किलोमीटर पाया जाता है, यानी 6.5 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 1 किलोमीटर रेलवे लाइन कहाँ पाई जाती है? बेल्जियम में पाई जाती है। तो सबसे अधिक यहीं पर है। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन और वार्सा महत्वपूर्ण रेल केंद्र है। ये सब यूरोप के नगर हैं। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचलित सुरंग मार्ग लंदन और पेरिस को जोड़ते हैं। ये समुद्र में होकर के रास्ता है, जो इंग्लिश चैनल है वहां होकर के लंदन को पेरिस के साथ जोड़ा गया है। यूरो टनल ग्रुप, उसके द्वारा टनल बनाई गई है जो समुद्र में होकर के जाती है। देखिए, ये यूरो टनल ग्रुप है, ठीक है, इसमें होकर के ट्रेन आ रही है। तो ये बहुत जगह पर समुद्र में होकर के निकाली गई है। यूराल के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल से युक्त रूस में रेल मार्ग के द्वारा देश की कुल परिवहन का लगभग 90% भाग प्रबंधित होता है रेल मार्ग से। पूरे देश का रूस का 90% भाग जो है वो रेल मार्गों से ही प्रबंधित होता है।
मास्को रेलवे का महत्वपूर्ण मुख्यालय है, जहां भूमिगत रेल मार्ग और दैनिक आवागमन की गाड़ियां चलती हैं। ठीक है, यानी अंडरग्राउंड रेलवे भी चलती है, जैसे अपने दिल्ली में जैसे बहुत जगह पर मेट्रो जो है वो अंडरग्राउंड चलती है, उसी तरह से मास्को में भी चलती है। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग है, जो विश्व के कुल यातायात का 40% है। यानी 40% रेल मार्ग जो है उत्तरी अमेरिका में है। कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक सेक्टर में है। ठीक है, और पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में वितरित किया गया है। जहां कम जनसंख्या है वहां पर भी रेलवे पटरियां बिछाई गई हैं और रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं। इनसे ज्यादातर गेहूं एवं कोयले के भाग का परिवहन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या पोजीशन है? ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है, जिसका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेल मार्ग पर्थ से सिडनी तक एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है। यानी पर्थ जो है ये पश्चिम में है और सिडनी जो है वो जो है पूर्वी छोर पर है। तो इन दोनों को मिलाने वाला भी ऑस्ट्रेलिया में भी एक रेल मार्ग बना हुआ है। न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के पास ही है, न्यूजीलैंड में रेल मार्ग उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं, जो कृषि क्षेत्रों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अर्थात उनमें कृषि से उत्पादित माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। न्यूजीलैंड में भी है ऐसा। देखिए ये ट्यूब रेल है। ट्यूब रेल ये जो है यूरोप में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, उसको देखा देखी फिर भारत में भी उसी तरीके से मेट्रो रेल को ट्यूब के द्वारा बनाया गया। पहले ट्यूब बनाया जाता है, फिर उसमें होकर के वो रेल चलती है। ठीक है, इसको ट्यूब रेल कहते हैं। ये यूरोप के देशों की जो है देन है। इस प्रकार हमारा जो पार्ट 1 है, पार्ट 7 का पार्ट 1 ये पूरा होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। ठीक, तो आप इसे लाइक करें और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगला भाग जो है अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।